साथियों नमस्कार। शायद आपको याद हो कि 5 अगस्त को मैंने अपने 16वें वीडियो में लिबरल फेमिनिज़्म के बारे में बताया था। मेरे कुछ विद्यार्थियों ने सुझाव दिया कि मुझे लिबरल फेमिनिज़्म की सीमाओं और आलोचनाओं पर भी बात करनी चाहिए। इस विषय की तैयारी करने में कुछ वक्त लगा और अब मैं आपके सामने अपने 20वें वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हो सकता है कि आपको यह वीडियो कुछ बड़ा लगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे आपको विषय के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। उदारवादी नारीवाद की सीमाओं और आलोचनाओं पर आने से पहले उदारवादी नारीवाद की मूल स्थापनाओं यानी बेसिक अजम्पशंस के बारे में कुछ बता देना ठीक रहेगा। आपको याद होगा कि अपने 16वें वीडियो में मैंने बताया था कि उदारवादी नारीवाद का सैद्धांतिक आधार मुख्यतः जॉन लॉक के उस विचार पर टिका हुआ है जिसके अनुसार राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी नेचुरल राइट्स हैं और किसी भी राज्य को इन्हें छीनने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के विचारों ने बेसिक राइट्स के पक्ष में तर्क को व्यवस्थित करने में मदद की। समय बीतने के साथ यह सवाल उठने लगा कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के नेचुरल राइट्स किसे मिलने चाहिए। लॉक और जेफरसन ने कहा कि यह अधिकार वाइट मेल प्रॉपर्टी ओनर्ड को मिलने चाहिए, यानी नेचुरल राइट्स पाने के लिए 3 कंडीशंस पूरी करनी होगी। एक, वाइट रेस का होना, पुरुष होना और संपत्तिवान होना, यानी स्त्रियों को लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के नैसर्गिक अधिकार नहीं मिल सकते क्योंकि वे ऊपर बताई गई तीनों शर्तों को एक साथ पूरा नहीं करती थीं। इस दर्शन ने अनेक पुरुषों को राजसत्ता के कठोर पंजों से मुक्त होने में मदद की, लेकिन महिलाओं, अश्वेतों और गरीबों तक यह मुक्ति नहीं पहुंची। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ, 1789 में सॉरी। इसके जरिए अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने राज्यों में वोट दे सकने की शर्तें तय करें। ज़्यादातर राज्यों ने वोट देने का अधिकार केवल प्रॉपर्टी ओनिंग और टैक्स पेइंग वाइट मेल्स को ही दिया। हालांकि कुछ राज्यों ने ब्लैक्स को भी वोट देने का अधिकार दिया। अमेरिका के एक राज्य न्यू जर्सी ने सभी अनमैरिड और विधवाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया। इसमें वाइट और ब्लैक सभी महिलाएं शामिल थीं। सिंस मैरिड वीमेन वर नॉट अलाउड टू ओन प्रॉपर्टी, दे कुड नॉट मीट द प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, क्योंकि शादीशुदा औरतों को प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं था, जिसके कारण उनके पास स्वतंत्र प्रॉपर्टी नहीं हो सकती थी। प्रॉपर्टी न होने के कारण उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। संघर्ष कई तरह का था। एक तरफ तो महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लड़ना था और दूसरी तरफ उन्हें वोटिंग राइट्स के लिए लड़ना था। इस तरह उदारवादी नारीवादियों ने अपना फोकस प्रॉपर्टी और वोटिंग राइट्स हासिल करने पर टिकाया। उन्होंने महिलाओं को घर से बाहर आने और कमाने के लिए प्रेरित किया। सरकार पर दबाव डाला कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक रोजगार के अवसर खोले जाएं। वोट, प्रॉपर्टी, शिक्षा और रोजगार जैसी अधिकारों में महिलाओं को भी शामिल करने पर जोर दिया गया। उदारवादी नारीवाद की आलोचना के संदर्भ में कम से कम 4 प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, क्या उदारवादी नारीवाद सभी तरह की महिलाओं को वोट, प्रॉपर्टी, शिक्षा और रोजगार का अधिकार देना चाहता था? दूसरा, क्या उन्होंने पुरुषों के गुणों को आदर्श मानकर अपनी मांगों की रचना की? तीसरा, क्या उन्होंने परिवार और विवाह नाम की संस्थाओं में सुधार की बात की या उन्हें प्राइवेट स्फीयर का मानकर हस्तक्षेप से दूर रखने की वकालत की? चौथा, क्या उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचनाओं पर भी विचार किया? आइए अब एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के बहाने उदारवादी नारीवाद की सीमाओं पर रोशनी डालते हैं। लिबरल फेमिनिज्म की सीमाओं को समझने के लिए मैंने 2 किताबों को रेफ़र किया है। इस वीडियो की तैयारी के लिए मैंने मुख्यतः रोज़मेरी टोंग की किताब फेमिनिस्ट थॉट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन और गौण रूप में साधना आर्य, निवेदिता मेनन और जिनी लोकनीता द्वारा संपादित किताब नारीवादी राजनीति, संघर्ष और मुद्दे में
मालती सुब्रमण्यम के लेख उदारवादी नारीवाद का प्रयोग किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में प्रकाशित लेख लिबरल फेमिनिज्म असेसिंग इट्स कॉम्पिटेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी इन इथियोपिया कॉन्टेक्स्ट का भी इस्तेमाल किया है। पहला प्रश्न यह था कि क्या उदारवादी नारीवाद सभी तरह की महिलाओं को वोट, प्रॉपर्टी, शिक्षा और रोजगार का अधिकार देना चाहता था। रोजमेरी टोंग के अनुसार 19वीं सदी में आकर सभी उदारवादी वर्ग और नस्ल के दायरों से मुक्त नहीं हो पाए, यानी कि 19वीं सदी तक आते आते भी उन पर वर्ग और नस्ल का जो असर था वो तारी था। वे गरीब और अश्वेत महिलाओं की चिंताओं को अपने एजेंडे में सीधे जगह नहीं दे पाए। कम वेतन पर कारखानों में काम करने वाली महिलाओं की चिंताएं उदारवादी नारीवाद की जो चिंताएं थीं उसमें शामिल नहीं हो सकीं। कारखानों में उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, बीमार होने पर इलाज होता है या नहीं, इस तरह के सवाल उदारवाद के सवाल नहीं बन पाए थे। कारखानों में गरीब महिलाओं के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार पर भी इनकी नज़र नहीं गई। इसके अलावा अश्वेत महिलाओं की मुश्किलों पर तो बात हुई नहीं थी। अश्वेत महिलाओं के अधिकारों के बारे में न तो गोरी महिलाओं ने और न ही गोरे पुरुषों ने ज़्यादा विचार किया था। J.S. मिल और हैरिट टेलर मिल 19वीं शताब्दी के दो बड़े चिंतक हुए जिन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाया। Both had believed that women need suffrage in order to become men's equal. जॉन स्टुअर्ट मिल और हैरियट टेलर मिल दोनों का मानना था कि पुरुषों के बराबर बनने के लिए महिलाओं को मताधिकार की आवश्यकता है। उनका दावा है कि वोट लोगों को न केवल अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की शक्ति देता है बल्कि उन प्रणालियों, संरचनाओं और दृष्टिकोणों को बदलने की भी शक्ति देता है जो उनके और या दूसरों के उत्पीड़न में योगदान करते हैं। 1918 और 1920 में सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन वोट की वास्तविक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सूचना के माध्यमों तक पहुंच होना जरूरी थी। लेकिन सूचनाओं के संसार तक महिलाओं की पहुंच को आज भी अनेक तरह से रोका जाता है। परिणाम स्वरूप वोट किसको देना है इसका फैसला पुरुष करें, इसकी संभावना बहुत थी। पितृसत्ता को परिवार के भीतर भी चुनौती दिए जाने की ज़रूरत थी, जिस ओर उदारवादी नारीवादियों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। 1847 में ब्रिटेन में स्त्रियों के लिए 10 घंटे का कार्य दिवस निर्धारित किया गया, यानी जो फैक्ट्रियां थी, काम की जगहें थीं, उसमें घंटे निर्धारित कर दिए कि 10 घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जा सकता, जिसे मार्क्स एंजल्स ने मजदूर वर्ग की महान विजय बताया था। स्त्री मजदूरों के संरक्षण संबंधी कुछ और भी कानून पारित हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप और अमेरिका में स्त्रियों की कई यूनियनें गठित हुईं। इन यूनियनों का लक्ष्य स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्री श्रम पर पाबंदी के विरुद्ध संघर्ष करना था। ब्रिटेन में स्त्रियां 1860 तक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कई पेशों का अधिकार हासिल कर चुकी थीं। 1858 में उन्हें पहली बार तलाक लेने का हक मिला। 1860 तक आते आते न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि कमोवेश पूरे यूरोप और अमेरिका में स्त्री आंदोलन की मुख्य धार मताधिकार के प्रश्न पर केंद्रित हो चुकी थी। हैरी टेलर का मानना था कि महिलाएं खुद को बुरी तरह थकाए बिना घर और बाहर पूरे समय काम नहीं कर सकती। टेलर ने जोर देकर कहा कि घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम करने वाली पत्नियों को घरेलू नौकरों की एक बड़ी संख्या की ज़रूरत होगी। टेलर claimed that working wives with children would need a panoply of domestic servants. टेलर की एक आलोचक जिला इजेनस्टीन का कहना है कि टेलर का यह सुझाव उनकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को बताता है। उनके अनुसार यह बताता है कि टेलर अमीर वर्ग की महिलाओं के अधिकारों के बारे में लिख रही थीं। सन 1850 में टेलर जैसी अमीर वर्ग की महिलाएं ही कई घरेलू नौकरों को काम पर रख सकती थी। टेलर ने गरीब महिलाओं के बारे में सोचे बिना
अमीर महिलाओं को सब कुछ पाने का एक तरीका बताया। इज़ेनस्टीन के अनुसार उसने कभी नहीं सोचा कि अमीर महिलाओं के घरों में काम करने वाली महिलाओं के घरों में काम कौन करेगा। उनको तो घर और बाहर दोनों कामों में अपने को तोड़ देना होगा। टेलर नेवर थिंक दैट who would be taking care of families of rich women's hired female help। यह बात सही है कि वोllस्टोनक्राफ्ट की तरह हैरियट टेलर ने सभी महिलाओं के लिए ज़्यादा नहीं लिखा। उन्होंने मुख्यतः एक निश्चित विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की विवाहित महिलाओं को ध्यान में रखकर लिखा। इसके बावजूद उनके लेखन ने सार्वजनिक जगहों में कई गरीब महिलाओं के प्रवेश को आसान बनाने में मदद की। यह असर मिल के लेखन से भी पड़ा। मिल ने अपनी किताब द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में तर्क दिया है कि यदि महिलाओं की तर्कसंगत शक्तियों को पुरुषों के बराबर माना जाता है तो इससे समाज को बहुत लाभ होगा। मिल के अनुसार ऐसा करने से समाज के लिए सार्वजनिक उत्साही नागरिक और पतियों के लिए बौद्धिक रूप से उत्तेजक पत्नी मिलेंगी। मिल का यह विचार उपयोगितावादी दर्शन की तरफ झुका हुआ लग रहा है। इस विचार की एक आलोचना यह हो सकती है कि महिलाओं के अधिकारों को पुरुषों के लिए लाभकारी बताकर पेश करना उस उदारवादी दार्शनिक मत के खिलाफ जान पड़ता है जिसके अनुसार राइट्स को गुड पर तरजीह दी गई है। लेकिन मिल का तर्क गुड को महत्व देता लग रहा है जब वे कह रहे हैं कि महिलाओं को इसलिए मुक्त करो क्योंकि उससे पुरुषों का भला है। क्या मुक्ति अपने आप में कोई डिज़ायरेबल चीज़ है या नहीं? क्या स्वतंत्रता को दूसरों के फ़ायदे की टर्म्स में ही समझा जाना चाहिए? अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर। क्या उदारवादी नारीवाद ने पुरुषों के गुणों को आदर्श मानकर अपनी मांगों की रचना की? वोllस्टोनक्राफ्ट एक उदारवादी नारीवादी थी। उन्होंने महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की। अपनी किताब अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन में उन्होंने उन तमाम तर्कों को काटने की कोशिश की जिनका उपयोग करके महिलाओं को समान अधिकार देने से मना किया जाता था। यह माना जाता था कि महिलाओं के तर्क करने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वे महिलाएं हैं, बस इसलिए नहीं होती। यह माना जाता था कि तर्क पर केवल मेल सेक्स का अधिकार है। वोllस्टोनक्राफ्ट ने अंडरलाइन किया कि महिला होने के कारण वे तर्क कर ही नहीं सकती और उन्हें तर्क करने का अधिकार नहीं है। ये दो तरह की बातें हैं। एक तर्क उन्हें जन्म से ही अक्षम मानता है और दूसरा मानता है कि वे तर्क तो कर सकती हैं लेकिन उन्हें तर्क करने का अधिकार नहीं है। वोllस्टोनक्राफ्ट की एक आलोचक जेन रोनाल्ड मार्टिन ने लिखा कि वोllस्टोनक्राफ्ट ने बार बार तर्क पर जोर दिया। मार्टिन का मानना है कि वोllस्टोनक्राफ्ट ने ऐसा भावनाओं की कीमत पर किया। मार्टिन ने कहा कि इन मेकिंग हर केस फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन, वोllस्टोनक्राफ्ट प्रेजेंट्स अस with an ideal of female education that gives pride of place to trades traditionally associated with males at the expense of other traditionally associated with female. It did not occur to Wollstonecraft to question the value of these traditional male traits. मार्टिन का कहना है कि वोllस्टोनक्राफ्ट ने शिक्षा के संदर्भ में पुरुषों के तार्किक गुणों को आदर्श माना और महिलाओं में उन गुणों की कामना की। मार्टिन का आरोप है कि वोllस्टोनक्राफ्ट ने पुरुषों के साथ परंपरागत तौर पर जोड़े गए गुणों पर सवाल नहीं उठाए। मार्टिन का मानना था कि महिलाओं के लिए भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या रीजन या तर्क मेल सेक्स का गुण है? क्या फीमेल सेक्स में तार्किकता या रैशनैलिटी नहीं होनी चाहिए? या पुरुषों को तार्किक बनाने के लिए, महिलाओं को इमोशनल बनाने के लिए खूब कोशिशें की जाती रहीं और अब भी की जाती रही हैं। जब किसी पुरुष को यह कहा जाता है कि मर्द होकर रो रहा है तब एक किस्म के सामाजिकरण की बात की जा रही होती है। यानी तू इंसान है, रो सकता है, लेकिन क्योंकि तू मर्द है इसलिए यह तुझे शोभा नहीं देता। इमोशनल न होना किसी पुरुष का नेचुरल गुण न होकर सामाजिकृत आदत है। ऐसे में मार्टिन द्वारा दिए गए तर्क को पुरुषोचित गुण कहा जाना उचित नहीं जान पड़ता।
यानी यह मानकर चलना कि तर्क जो है वो एक मेल ट्रेट है, ये इस बात में कोई दम नहीं लगता। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पर, क्या उन्होंने परिवार और विवाह नाम की संस्थाओं में सुधार की बात की या उन्हें प्राइवेट स्फीयर का मानकर हस्तक्षेप से दूर रखने की वकालत की? वोस्टनक्राफ्ट डिड प्रेजेंट ए विजन ऑफ वीमेन स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी, अ पर्सन हु इज़ नॉट ए स्लेव टू हर पैशन, हर हस्बैंड और हर चिल्ड्रन। वोस्टनक्राफ्ट ने मन और शरीर से एक मजबूत ऐसी महिलाओं का ख्वाब देखा जो अपने जुनून, पति या बच्चों की गुलाम नहीं है। इस बात को एक अन्य उदारवादी नारीवादी हैरी टेलर ने कहा कि महिलाओं को किताबें पढ़ने और वोट डालने के अलावा भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उनके अनुसार महिलाएं नई दुनिया की खोज करने और शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण करना चाहिए। उनके अनुसार बहुत सी महिलाएं इस तरह की खोजी और निर्माणकारी कामों के लिए तथाकथित स्वीट होम को छोड़कर बहुत खुश होंगी। हैरियट टेलर claimed a married woman cannot be her husband's true equal unless she has the confidence and sense of entitlement that come from contributing materially to the support of the family. In short, in order to be partners rather than servants of their husbands, wives must earn an income outside the home. कि एक विवाहित महिला अपने पति की सच्ची बराबरी नहीं कर सकती अगर कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट न हो। उनके अनुसार यह कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कमाने से आएगा। बट देयर आर सम लिमिटेशंस टू दिस प्रोपोजिशन। इसकी एक आलोचना तो यह है कि कमाना एक बात है और उस कमाई पर नियंत्रण होना दूसरी बात है। कितनी ही महिलाएं हैं जो घर की खेती बाड़ी आदि या घर के बाहर किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करके पैसा कमाती हैं, लेकिन उनमें से अनेक का अपनी कमाई पर उनका खुद का नियंत्रण नहीं होता। दूसरी आलोचना यह है कि जिन इलाकों में घर से बाहर आय के स्रोत नहीं हैं, उन इलाकों की महिलाओं की मुक्ति कैसे होगी। तीसरी आलोचना यह हो सकती है कि उन देशों में महिलाएं कमाई के लिए बाहर कैसे निकलें जिन देशों में महिलाओं के कमाई करने को या तो बुरा माना जाता है या उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए भारत में 2017 में फीमेल लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 17.5 था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े बताते हैं कि भारत में 2017 में यह पहले से भी कम हुआ है। Only 17.5% of women are part of labor force compared to 55.5% of men. रोजमेरी टोंग ने अपनी किताब फेमिनिस्ट थॉट ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन में लिखा है कि टू द एक्सटेंट दैट सोसाइटी होल्ड्स द फॉल्स बिलीफ दैट वीमेन आर बाय नेचर लेस इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली केपेबल देन मैन, इट टेंड्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन इन द एकेडमी, द फोरम and the marketplace. As liberal feminists see it, this discrimination against women is unfair. Women should have as much chance to succeed in the public realm as men do. Gender justice, insist liberal feminists, require us first to make the rule of the game fair and second to make certain that none of the runners in the race for society's good and services is systematically disadvantaged. यह सुनिश्चित करना कि समाज में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की दौड़ में कोई भी व्यवस्थागत रूप से वंचित न रहे। सिस्टमैटिकली डिसएडवांटेज होने का एक उदाहरण घरेलू हिंसा है। घरों के भीतर होने वाली हिंसा। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट आल्सो शोज दैट द रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन इंक्रीज्ड फ्रॉम 56.5% in 2022 to 64.5% in 2021. 31.8% of these cases fall in the category of cruelty by husbands and his relatives. इसलिए रैडिकल फेमिनिस्ट का मानना है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज द पेट्रियार्कल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय पावर, डोमिनेंस, हायरार्की एंड कॉम्पिटिशन. cannot be reformed but only ripped out root and branch.
It is not just patriarchy's legal and political structure that must be overturned on the way to women's liberation. Its social and cultural institutions, especially the family and organized religion, must also be uprooted. रेडिकल फेमिनिस्ट का कहना है कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलने वाला, पितृसत्ता की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, विशेषकर परिवार और संगठित धर्म को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। जब तक ऐसे परिवार हैं जिनकी जड़ में पावर, डोमिनेंस और हायरार्की है और इन तीनों को सही ठहराने वाले संगठित धर्म हैं, तब तक कानून बना लेने से भी जेंडर जस्टिस के लिए अपेक्षित कंडीशन नहीं बन पाएगी। 3 नवंबर की खबर है। उत्तराखंड में 21 अगस्त को तथाकथित उच्च जाति की एक महिला ने एक दलित पुरुष से शादी कर ली। लड़की के घरवालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। वे पति पत्नी को जान से मारने की धमकी देने लगे। 27 अगस्त को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और शायद 2 अगस्त को उस महिला के पति की उसी के परिवार वालों ने हत्या कर दी। अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना एक संवैधानिक हक है। ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना पावर, डोमिनेंस, हेजेमनी और हायरार्की की व्यवस्था है। इस उत्पीड़नकारी व्यवस्था को व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक समर्थन हासिल है। संविधान से मिला हक अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना की वजह से उस दलित की हत्या कर दी गई। अगर संविधान और कानून के साथ साथ उत्पीड़नकारी संस्कृति की जगह समतामूलक संस्कृति स्थापित करने के लिए संघर्ष नहीं किया जाता, तो कानून के रहते हुए भी लोग जीवन साथी चुनने के अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। क्या उदारवादी नारीवादियों ने महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचनाओं पर भी विचार किया? नारीवादियों ने निजी माने जाने वाले क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से अपने आप को आमतौर पर दूर ही रखा। उनका मत है कि राज्यों को निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रोजमेरी टोंग लिखती हैं कि लिबरल्स एग्री दैट लेस वी सी बिग ब्रदर इन आवर बेडरूम, बाथरूम, किचन्स, रिक्रिएशन रूम्स एंड नर्सरीज द बेटर। उदारवादी नारीवादियों के इस मत की काफ़ी आलोचना हुई है। अवसरों की समानता के बिना अधिकारों का विशेष अर्थ नहीं रह जाता। कानून दूर पड़े हैं और पैर को संस्कृति की बेड़ियों ने जकड़ रखा है, तो ऐसे में कानून का लाभ उठा पाना तभी संभव हो सकता है जब उत्पीड़नकारी संस्कृति पर चोट मारी जाए। आलोचना है कि उदारवादी नारीवाद ने उत्पीड़नकारी संस्कृतियों पर कम ध्यान दिया। आलोचना है कि उनका ध्यान फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में सुधार पर था, लेकिन फॉर्मल स्ट्रक्चर से इतर भी बहुत कुछ था और अभी भी है जिसे बदलने या उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। J.S. मिल ने अपनी किताब सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में लिखा है, कोट, द वाइलेस्ट मेल फैक्टर हैज़ टाइड टू हिम सम रेस्ट वीमेन अगेंस्ट whom he can commit any atrocity except killing her, and with a little care he can do even that without much danger of the legal penalty. Among the lowest classes in every country there are thousands of men who fit this description. He is not in a legal sense a malefactor in any other way, because everywhere except in his marriage his aggression meet with resistance. So the physical violence that is habitual in him is exercised on his unhappy wife, who is the only adult person who can't block his brutality or escape from it. Her dependence on him does not fill him with a generous forbearance, making it a point of honor to behave well to one whose life situation is entrusted entirely to his kindness. Rather, it gives him the notion that the law has handed her over to him as his, to be used at his pleasure, and that he is not expected to practice the consideration towards her that is required from him towards everybody else. राजकमल प्रकाशन ने मिल की इस किताब का हिंदी अनुवाद स्त्रियों की पराधीनता शीर्षक से प्रकाशित किया है। कुकर्म उनका
अनुवाद में कहा गया है कि कुकर्मी से कुकर्मी पुरुष के पास भी उससे बंधी हुई एक बेचारी औरत होती है जिस पर वह मार डालने के सिवाय अन्य कोई भी अत्याचार कर सकता है, और अगर वह थोड़ी सावधानी बरते तो अपनी पत्नी को मारकर कानून से बच भी सकता है। हर देश में हजारों पुरुष होते हैं जो कानूनी अर्थ में कुकर्मी नहीं होते, क्योंकि पत्नी के अलावा दूसरे लोग उसके आक्रमण का विरोध करते हैं। लेकिन वही पुरुष जो अन्य लोगों के सामने कुकर्मी नहीं है, तमीज़ से व्यवहार करते हैं, आदतन अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत हिंसक होते हैं। वयस्क लोगों में केवल वही होती है जो उसकी क्रूरता का ना तो विरोध करती है और ना ही उससे बच सकती है। पति पर पत्नी की अति निर्भरता पति के तुच्छ और बहशी स्वभाव को और भी प्रोत्साहित करती है। आज भी हमें यह देखने को खूब मिलता है कि जो पुरुष वैसे गुंडे नहीं हैं लेकिन पत्नी के साथ गुंडों की तरह का व्यवहार करते हैं और उनकी इस गुंडागर्दी को सांस्कृतिक समर्थन मिला हुआ है, ऐसे सांस्कृतिक वातावरण में लिबर्टी को नेगेटिव लिबर्टी के रूप में ही स्वीकारना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लिबर्टी को पॉजिटिव सेंस में भी समझना चाहिए, जिसके तहत व्यक्ति द्वारा लिबर्टी का उपयोग कर सकने वाली स्थितियां बनानी होती हैं। अगर पति को पत्नी पर हिंसा करने का सांस्कृतिक लाइसेंस मिला हुआ है तो नेगेटिव लिबर्टी बहुत मदद नहीं करेगी। लोगों की पॉजिटिव लिबर्टी को बढ़ाने के लिए किन्हीं मामलों में लोगों के प्राइवेट स्पेसेस में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत होगी। उदारवादी नारीवादी लंबे समय तक इस ज़रूरत को नकारते रहे हैं। राइट टू सेक्स और राइट टू अबॉर्शन निजी क्षेत्र के ऐसे मामलों में से हैं जिन पर और भी गौर किए जाने की ज़रूरत है। परिवार में व्याप्त असमानताओं को एड्रेस किए बिना कानूनी तौर पर मिल चुके अधिकारों का उपयोग कर पाना आसान नहीं है। मिल ने अपनी किताब में सीधे तौर पर धर्म और संस्कृति का नाम लेकर आलोचना नहीं की है, लेकिन वे उन मान्यताओं को खारिज करते हैं जो महिलाओं को भावनाओं का पुतला बनाने पर बल देती हैं। मिल के अनुसार पुरुषों को तर्क की शिक्षा के विपरीत महिलाओं को भावनाओं की शिक्षा दी गई। लगभग सभी पुरुष अपनी निकटतम संबंधी महिला में जबरन बनाए गए दास की नहीं बल्कि स्वेच्छा से बने दास की इच्छा रखते हैं। बचपन से सभी स्त्रियों को यह सिखाया जाता है कि उनका आदर्श चरित्र पुरुष के चरित्र से ठीक विपरीत होना चाहिए। इच्छा शक्ति और आत्म नियंत्रण नहीं बल्कि समर्पण उनका गुण होना चाहिए। ऐसे शिक्षाई माहौल में यदि महिलाएं पुरुषों से वाकई किसी चीज़ में बेहतर हैं तो वे अपने परिवार के सदस्यों के लिए निज का बलिदान। यहाँ पर मिल जोर देकर कहते हैं कि जब तक उन्हें दुनिया में यह सिखाया जाता रहेगा कि उनका जन्म ही आत्म बलिदान के लिए हुआ है, तब तक वे आत्म बलिदान में पुरुषों से बेहतर रहेंगी। मिल लिखते हैं कि अधिकारों की समानता उस आत्म त्याग को कम करेगी जो आज स्त्री सुलभ चरित्र का एक कृत्रिम आदर्श है, और यह कि एक भली महिला एक श्रेष्ठ पुरुष से अधिक आत्मत्यागी नहीं होगी, बल्कि पुरुष वर्तमान समय की तुलना में अधिक आत्मत्यागी और स्वार्थविहीन होंगे, क्योंकि उन्हें तब अपनी इच्छा का एक महान तत्व के रूप में पूजन करना नहीं सिखाया जाएगा। ऐसी इच्छा जो अभी दूसरे व्यक्ति के लिए लगभग आदेश बन जाती है। इस आत्म पूजा को सीखने से सरल कोई चीज़ नहीं है। जितना हम इंसानियत से नीचे गिरते जाते हैं, आत्ममुग्धता की प्रवृत्ति गहरी होती जाती है, और सबसे अधिक यह उनमें होती है जो अपनी दुर्भाग्यशील पत्नी व बच्चों के अलावा और किसी से ऊपर न तो होते हैं और न ही हो सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों में पति को पत्नी के साथ जबरन सेक्स की छूट मिली हुई है। यह छूट सांस्कृतिक और कानूनी दोनों डोमेन्स में मिली हुई है। लिबरल फेमिनिस्ट के अनुसार अगर एक महिला को अपने शरीर पर पूरा अधिकार है और लिबरल सोच के अनुसार उसे अपने इस अधिकार की रक्षा करने का अधिकार है, वह महिला रेप के पक्ष में खड़ी संस्कृति और राष्ट्र का मुकाबला कैसे करेगी? वह अपने लिबरल अधिकार का उपयोग तभी कर सकती है जब राज्य और संस्कृति भी लिबरल तरीके से सोचे और चले। इसलिए लिबरल फेमिनिज्म की आलोचना करने वालों का कहना है कि लिबरल फेमिनिस्ट ने व्यक्तित्व को तो मुक्त किया, लेकिन सामाजिक संरचनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। राइट टू सेक्स और राइट टू अबॉर्ट दो ऐसे अधिकार हैं जो कई देशों में अभी भी राज्य और समाज की मुट्ठी में है।
अक्टूबर 2017 में आए सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार भारत में राइट टू सेक्स तो नहीं, लेकिन राइट टू अबॉर्ट यानी गर्भपात करने का अधिकार पूरी तरह से पत्नी के पास है। इस फैसले को सुनाने वाले 3 जज थे, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़। इससे पहले 2011 में ऐसा ही फैसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी दे चुका है। राइट टू सेक्स और राइट टू प्रेगनेंसी ऐसे अधिकार हैं जिनका संबंध महिलाओं के राइट टू हेल्थ, राइट टू मूवमेंट, राइट टू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ है। 1960 के आसपास नारीवादियों की एक विद्रोही पीढ़ी ने जोर देकर कहना शुरू किया कि पूरी तरह से मुक्त होने के लिए महिलाओं को आर्थिक अवसर, यौन स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। 1960 के दशक के मध्य तक कुछ नारीवादी अधिकार समूह बन चुके थे। अधिकांश उदारवादी नारीवादी इन महिला अधिकार समूह में शामिल हो गई थीं। इन ऐसे 3 समूह प्रमुख थे। उनके नाम थे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन, द नेशनल वीमेंस पॉलिटिकल कॉकस एंड द वीमेंस इक्विटी एक्शन लीग। इन समूहों का सामान्य उद्देश्य कानूनी, सामाजिक और अन्य दबाव लागू करके महिलाओं की स्थिति में सुधार करना था। इसके विपरीत रेडिकल नारीवादियों के वीमेंस लिबरेशन ग्रुप्स थे। उदारवादी महिलाओं के राइट्स बेस्ड ग्रुप्स का फोकस समान अधिकारों पर था, लेकिन रेडिकल नारीवादियों के वीमेंस लिबरेशन ग्रुप्स यानी महिला मुक्ति समूह का उद्देश्य महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में महिलाओं की चेतना को बढ़ाना था। वीमेंस लिबरेशन ग्रुप्स ने उदारवादी नारीवाद की आलोचना यह कहकर की कि यह महिलाओं को उनके उत्पीड़न की स्थितियों और कारणों के प्रति जागरूक नहीं करता। 1967 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन ने बिल ऑफ राइट्स फॉर वीमेन पेश किया। इसमें 8 मांगें थी। उनमें से अंतिम मांग महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स से संबंधित थी। मांग क्या थी? द राइट्स ऑफ वीमेन to control their own reproductive lives by removing from the penal code laws limiting access to contraceptive information and devices and by repealing penal laws governing abortion। यानी महिलाओं को अपने प्रजनन जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार हो, उनको गर्भ निरोधकों की जानकारी हो और उससे संबंधित उपकरणों तक पहुँच हो। उनके इन अधिकारों को सीमित करने वाले कानूनों को हटाया जाए और गर्भपात को नियंत्रित करने वाले कानूनों को निरस्त किया जाए। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेंस लिस्ट ऑफ डिमांड्स प्लीज द ऑर्गेनाइजेशंस लिबरल members but made both its conservative and radical members angry, albeit for different reasons. Whereas conservative members objected to the push for permissive contraceptions and abortion laws, radical members were angered by Now's failure to support women's sexual rights, particularly the right to choose between heterosexual, bisexual and lesbian lifestyles. There was no mention of important women's issues such as domestic violence, rape, sexual harassment and pornography in 1967 Bills of Rights। यह मांग रख तो दी, लेकिन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वीमेन की मांगों से संगठन के उदार सदस्य तो खुश हुए, लेकिन इसके रूढ़िवादी और कट्टरपंथी दोनों सदस्य अलग अलग कारणों से नाराज़ हुए। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि उनको कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करने और उस तक पहुंच की आज़ादी होनी चाहिए और अबॉर्शन को रोकने के पक्ष में जो कानून है उन्हें जो है ख़त्म किया जाना चाहिए, तो इससे जो कट्टरपंथी लोग थे और जो रूढ़िवादी लोग थे यानी रेडिकल और जो कंजर्वेटिव जो वीमेन राइट्स ग्रुप्स थे वो दोनों के दोनों नाराज़ हो गए। रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव मेंबर्स की महिलाएं गर्भ निरोधकों का उपयोग और गर्भपात करवा सकने के कानूनों की मांग पर नाराज़ थी। इसके रेडिकल सदस्य महिलाओं के यौन अधिकारों का समर्थन करने में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन की विफलता से नाराज़ थी।
रेडिकल्स का मानना था कि महिलाओं को हेट्रोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन में से किसी भी जीवन शैली को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। 1967 के बिल ऑफ राइट्स में घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का कोई उल्लेख न होने के कारण रेडिकल्स काफ़ी खफा थे। इसका मतलब है कि ये आलोचना काफ़ी हद तक ठीक लगती है 60 के दशक में कि जो उदारवादी नारीवाद हैं उन्होंने जो प्राइवेट स्फीयर है, परिवार है, उसको अपने कंसर्न के क्षेत्र से अलग रखा। बेटी फ्रीडम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन की पहली प्रेसिडेंट थी। उनके द्वारा लिखी एक किताब द फेमिनिन मिस्टीक 1963 में प्रकाशित हुई। 1960 के शुरुआत में उन्होंने नारीवाद के उन रेडिकल समूह की आलोचना करना शुरू कर दिया जो पुरुषों और गृहिणियों पर हमला करते थे। वह महिलाओं के समलैंगिक संबंधों की विरोधी रहीं, लेकिन 1970 की संगठन की कांग्रेस में इस संगठन ने गे, लेस्बियन फ्रंट वीमेन एंड रेडिकल लेस्बियंस जैसे रेडिकल समूह की 4 मांगों को अपने एजेंडे में शामिल किया, और ऐसा इसलिए किया ताकि जो संगठन है उसमें फूट ना पड़े। उन चार मांगों में से एक मांग थी कि whenever the label lesbian is used against the movement collectively or against women individually, it is to be affirmed not denied। यानी जब भी महिला अधिकारों के आंदोलन के खिलाफ सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से समलैंगिक लेबल का प्रयोग किया जाता है, यानी उन्हें कहा जाता है कि ये जो अधिकारों की मांग करने वाली महिलाएं हैं ये वास्तव में समलैंगिक हैं, लेस्बियन हैं, तो इसकी पुष्टि करते हुए कहा जाए कि हाँ हम लेस्बियन हूँ और हाँ हम लेस्बियन हैं। माना गया कि इस तरह के लेवल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और मांग थी कि इन ऑल डिस्कशंस ऑफ birth control, homosexuality must be included as a legitimate method of contraception। यानी जनसंख्या नियंत्रण के तरीकों पर जब भी चर्चा हो तो यह माना जाए कि समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी गर्भ निरोध का एक वैध तरीका है। और उन मांगों में आखिरी मांग थी कि ऑल सेक्स एजुकेशन करिकुला मस्ट include lesbianism as a valid legitimate form of sexual expression and love। यानी यौन शिक्षा की सभी पाठ्यक्रमों में समलैंगिकता को यौन अभिव्यक्ति और प्रेम के एक वैध रूप के तौर पर शामिल किया जाए। ऐसी मांगें निश्चित रूप से परिवार की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देकर स्त्री अधिकार का विस्तार कर रही थी। उदार नारीवाद दार्शनिक रूप से व्यक्तिवाद पर टिका हुआ है। उदार नारीवाद के आलोचकों का तर्क है कि इसकी व्यक्तिवादी धारणाएं उन सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं को देखना और समझना मुश्किल बनाती हैं जिनके मूल्य महिलाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका तर्क है कि भले ही महिलाएं एक या कुछ पुरुषों पर निर्भर न हों, फिर भी वे पितृसत्तात्मक राज्य और पितृसत्तात्मक सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं पर निर्भर हैं। लिबरल फेमिनिज्म असेसिंग इट्स कॉम्पिटिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी इन यूथोपिया कॉन्टेक्स्ट नाम का एक रिसर्च पेपर है। इसमें यूथोपिया में उदारवादी नारीवाद को लागू करने की सीमाओं के बारे में लिखा गया है। पेपर के अनुसार कोट द इनएप्रोप्रिएटनेस एंड इन applicability of liberal feminist thoughts and strategies in Ethiopian context of reproductive health have been looked at. Liberal feminist theory encourages the practice of abortion and the use of contraceptives, as the idea of liberal feminists are more attached to developed nations, especially white middle class women. Individualism at the heart of liberalism does not consider the interests and differences of women in various ways. In Ethiopian context, some difficulties can be observed to exercise individual rights of women because group rights prevail over individual rights. Sorry. To some extent, it is also difficult to execute each and every interest and rights because of lack of capital.
knowledge and other resources. Secondly, liberal feminism does not consider the concepts of multiplicity, plurality and diversity of individuals and groups, whereas Ethiopian political system advocates the diversity of individuals because the country is the anthology of several nations, nationalities and people. On the contrary, there is a difficulty in Ethiopia to execute abortion and slightly contraceptives because of the prevalence of strict religious beliefs and practices, customs and traditions. Furthermore, in Ethiopia, due to the lack of health care centers, it is somewhat difficult to apply liberal feminist frameworks related to reproductive issues such as abortion, contraceptives, maternal care, etc. Position of policy making and executing. Lastly, liberal feminist emphasizes on rationality and public sphere is not well defined because women's operation is not at the domestic level. यानी कि यूथोपिया में जहाँ अबॉर्शन के पक्ष में कानून है और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के पक्ष में कानून है, लेकिन उसकी उपलब्धता का न होना, जानकारी का न होना और धार्मिक संस्थाओं का इसके खिलाफ होना जो है वो महिलाओं के द्वारा अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल को बहुत ही मुश्किल बना देता है। इसलिए केवल इंडिविजुअल्स पर ध्यान देना और स्ट्रक्चर्स को उससे अलग रखना जो है वो महिला अधिकारों की लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाने में सक्षम नहीं हो पाता। इसी पेपर में आगे लिखा हुआ है, सम डिफ़िकल्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड टू एक्सरसाइज individual rights of women because group rights prevail over individual rights. To some extent, it is also difficult to execute each and every one's interest and rights because of lack of capital, knowledge and other resources. महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग कर सकने की राह में जो कुछ कठिनाइयाँ देखी जा सकती हैं, उनमें से एक व्यक्तिगत अधिकारों पर सामूहिक अधिकारों को महत्व देना है। उदाहरण के लिए, एक साल पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल से निकल गईं। 1996 से 2001 तक के अपने शासनकाल के दौरान तालिबान ने विश्वविद्यालयों को आदेश दिया कि कक्षा में लड़कियों और लड़कों की अलग अलग पंक्तियां हों और उनके बीच पर्दा डाला जाए। मार्च 2020 तक तालिबान ने माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अफ़गानिस्तान में अब लड़कियों को केवल प्राथमिक शिक्षा की अनुमति है। वहाँ पर समूह के अधिकार को व्यक्ति के अधिकार से ऊपर रखा गया है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा केवल तालिबान के शासन में होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में अनेक मामलों में समूह के अधिकार को व्यक्ति के अधिकार से ऊपर रखा गया है। भारत में विवाह संवैधानिक रूप से व्यक्तिगत मसला है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। पार्टनर चुनने का व्यक्तिगत अधिकार जाति और धर्म जैसे समूह की मुट्ठी में है, जिसकी खबर हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। इसलिए संस्कृति और राज्य से टकराए बिना व्यक्ति को मिले अधिकारों को लागू कर पाना मुश्किल है। कुछ हद तक पूंजी, ज्ञान और अन्य संसाधनों की कमी के कारण व्यक्ति द्वारा अपने हितों की रक्षा कर पाना भी मुश्किल होता है। मालती सुब्रमण्यम के एक लेख के अनुसार उदारवादी नारीवाद ने महिलाओं की असमानता और अधीनता को रेखांकित किया, मगर उसने जेंडर उत्पीड़न की जड़ों और संरचनाओं का पर्याप्त तरीके से विश्लेषण नहीं किया। 18वीं और 19वीं सदी के व्यक्ति केंद्रित सिद्धांतों की उदारवादी दर्शन प्रणालियों को अपने तर्क का आधार बनाते हुए वह समाज में जेंडर उत्पीड़न की जड़ों को पर्याप्त ढंग से संबोधित नहीं कर सका। उदारवादी नारीवाद में परिवार और उसमें महिलाओं के स्थान के थ्योराइजेशन से महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न का विश्लेषण बाहर ही रखा गया। उदारवादी नारीवाद में शोषण और उत्पीड़न को कभी ढांचागत समस्या माना ही नहीं गया तथा कुल मिलाकर संस्थाओं, कानूनों और परंपराओं आदि में सुधार तक ही सीमित रखा गया। उनका मानना था कि सुधारवादी कल्याणवाद की नीतियों के जरिए बदलाव संभव हो सकता है। मौजूदा संस्थाओं में काम करते हुए उदारवादी नारीवाद समान अवसर और समाज सुधार के सिद्धांत पर जोर देते हैं और कानून बनाने और रोजगार
नीतियों के नियमन के जरिए सामाजिक बदलाव संपन्न करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। समाज सुधार को आसान बनाने के लिए विवेक और ज्ञान की ताकत पर अपने विश्वास के चलते असमानता के निराकरण के व्यवहारिक समाधान के तौर पर वे ऐसे कार्यक्रमों पर जोर देते हैं जो भेदभाव मिटाते हैं और बच्चों तथा बड़ों के पुनर्सामाजिकरण को रेखांकित करते हैं ताकि दृष्टिकोणों में बदलाव लाया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो महिला अधिकार आंदोलन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महिलाओं तक विस्तार, उनके लिए मतदान प्राप्ति का अधिकार हासिल करना, शादीशुदा महिलाओं की संपत्ति की रक्षा के जरिए विवाहित महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, बच्चों के अधिग्रहण के मामले में महिलाओं की कानूनी स्थिति में सुधार, तलाक कानूनों को सरल बनाना, शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता प्रदान करना तथा उच्च शिक्षा और मजदूरी और अन्य व्यवसायों तक महिलाओं की पहुंच आसान बनाना आदि सभी मुद्दे शामिल हैं। लेकिन उदारवादी नारीवाद के विचार और व्यवहार के दायरे से जेंडर जस्टिस के अनेक मुद्दे अब भी बाहर हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी का आभार।